थ्रैश मूवी एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है डैन, रेन और वेल से। इनके लिए हरिकेन हेनरी और उसके साथ आने वाले शार्क्स एक तरह से हेडिंग ब्लेसिंग साबित हुए। बेली और रिचल जो उनके फोस्टर पेरेंट्स थे असल में करप्ट लोग थे। वो गवर्नमेंट से पैसे लेते थे बच्चों का ख्याल रखने के लिए, लेकिन उन पैसों का यूज बच्चों की अच्छी जिंदगी के लिए नहीं करते थे। बच्चों को प्रॉपर केयर तक नहीं मिलती थी। फिर जब हरिकेन आता है और सिचुएशन डेंजरस हो जाती है, रिचल शार्क का शिकार बन जाती है। इतना सब होने के बाद बेली सुधरने के बजाय सेल्फिश बन जाता है। वो बच्चों को छोड़कर खुद भागने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क्स उसे भागने नहीं देते और रोक लेते हैं। नॉर्मली यहाँ एक्सपेक्ट होता है कि बेली को अपनी गलती का एहसास होगा और वो बच्चों से माफी मांगता है और ट्रस्ट वापस जीतने की कोशिश करता है। अगर ऐसा होता तो शायद बच्चे उसे माफ कर देते और उसकी हेल्प भी करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेली उल्टा बच्चों को ही डांटने लगता है, उन्हें जज करने पर गुस्सा होता है और रॉन पर हाथ उठाना चाहता है। ये देखकर बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो उसे शार्क्स के हवाले कर देते हैं। बेली को मारने के बाद डी, वॉन और विल एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जाते हैं। वो मिलकर प्लान बनाते हैं और बेसमेंट में रहकर डायनामाइट का यूज करके घर के आसपास घूम रहे सारे शार्क्स को मार देते हैं। एक शार्क्स ने अटैक के दौरान बिली की कार की कीज निगल ली होती हैं। जब वो शार्क ब्लास्ट में उड़ जाता है तो बच्चों को कीज मिल जाती हैं। फिर वो लोग बिली की कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं ताकि कहीं और जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। उनके पास वो पैसे भी होते हैं जो एलिसन को उसकी देखभाल के लिए मिले थे। अगर हरिकेन नहीं आता और शार्क एलिसन को नहीं मारते तो शायद बच्चों की जिंदगी और भी बुरी होती। हाँ, ये सब देखकर बच्चे ट्रॉमेटाइज जरूर हुए थे, लेकिन अक्सर इंसान ज्यादा दर्द देते हैं, शार्क से भी ज्यादा। एलिसन के बुरे बिहेवियर ने बच्चों को एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रहना सिखा दिया और इस प्योर इंसिडेंट ने उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग कर दी। एंडिंग में ये स्टोरी एक वार्निंग भी देती है, जो फोस्टर पेरेंट सिस्टम का मिसयूज करते हैं उन्हें सुधर जाना चाहिए, वरना कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जब डैडी और बैरन बात कर रहे होते हैं कि नेली एक प्रेग्नेंट ग्रेट व्हाइट शार्क है और हमें पहले ही पता है कि लिसा भी प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है, तब थोड़ा क्लियर हो जाता है कि स्टोरी का डायरेक्शन किस जगह है। फिर डेली बताता है कि बुल शार्क सिर्फ बड़े शार्क से डरते हैं। यहाँ से समझ आ जाता है कि नेली कोई थ्रेट नहीं बल्कि उनकी सेवियर बनने वाली है। एंड के टाइम पर फ्लड की वजह से डकोटा का घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिसा को मजबूरन खुले पानी में अपनी बेबी को जन्म देना पड़ता है। बेबी पानी में डूबा नहीं क्योंकि लिसा तुरंत अपने बच्चे को पकड़ लेती है, लेकिन डिलीवरी के बाद जो ब्लड और डिस्चार्ज होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है और बुल शार्क्स उन दोनों को टारगेट बना देते हैं। लिसा हिम्मत दिखाती है और एक टूटे हुए लकड़ी के पास एक शार्क का सामना करती है। दूसरी तरफ डकोटा को एक बोट मिल जाती है। वो एक शार्क पर अटैक करती है। बिल्कुल जाउस मूवी जैसा मोमेंट होता है। जब वो डकोटा और लिसा और उसके बेबी को बोट पर लेने वाली होती है तब शार्क्स बोट को उल्टा कर देते हैं। इस बीच डेला और उसकी टीम उस एरिया में पहुंच जाती है जहां डकोटा और लेस मार्क्स शार्क से फाइट कर रही होती हैं। डेली रास्ते में एक अबेंडेंट व्हीकल से टीजर उठाता है और उन्हें यूज करके शार्क को थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर देता है, लेकिन ये काफी नहीं होता शार्क्स को दूर रखने के लिए। जब एक शार्क फाइनल अटैक करने वाला होता है तब अचानक नेली वहां आ जाती है और सबको बचा लेती है। उसके बाद सब लोग डेली की बोट पर चढ़ जाते हैं और एनावेल से निकल जाते हैं। सेफ होने के बाद लिसा अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि वो और उसका बेटा ठीक है। ऐसी मूवीज में अक्सर ये दिखाया जाता है कि एक प्रेग्नेंट मॉन्स्टर एक प्रेग्नेंट इंसान को बचाता है ताकि मदरहुड का मैसेज दिया जा सके, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो ऐसा एक माँ थी जो अपने बच्चे के लिए फाइट कर रही थी और नेली एक शार्क थी जो शायद सिर्फ फूड के लिए मूव कर रही थी। ये कह सकते हैं कि नेली भी माँ थी, इसलिए शायद उसने लिसा की सिचुएशन को समझा और हेल्प की। स्टोरी की डीपर लेवल पर डकोटा ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था और उस डेंजरस मोमेंट में नेली एक अनएक्सपेक्टेड मदर फिगर जैसी बन जाती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल या सैक्रिफाइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद शार्क्स इतनी कॉम्प्लेक्स इमोशन फील नहीं करते। ज्यादा मुमकिन ये है कि हम लोग खुद ऐसे मोमेंट्स में मीनिंग ढूंढते हैं और अगर हम नेली को इस एक्ट को बस एक कॉन्सिडेंट मान लें तो शायद हमें ये स्टोरी इतनी इम्पैक्टफुल ना लगे। एंडिंग में हार्बर मास्टर जॉर्ज अपनी स्क्रीन को टेंशन के साथ देख रहा होता है और अचानक मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ सवाल आता है कि उसने ऐसा क्या देखा। असल में जॉर्ज एक और नया
हेरिकेन एनाबेल की तरफ आता हुआ देख लेता है। मतलब जो लोग बच गए थे, डी, रॉन, विल और डिकोटा, लेसा और उसका बेबी जो, डॉग और ब्रेन, वो भी कम्प्लीटली सेफ नहीं थे। उन्हें सिर्फ एक हेरिकेन का सामना किया था, लेकिन अब उन्हें एक और बड़ा खतरे के लिए रेडी होना पड़ेगा। ये क्लियरली हिंट मिलता है कि फ्यूचर में सीक्वल आ सकता है या फिर से हेरिकेन और शार्क्स का डेंजर होगा। इस मूवी का मेन फोकस शार्क्स पर था। तो ऑब्वियस है कि सीक्वल में और ज्यादा शार्क्स देखने को मिल सकती हैं। शायद इस बार फोस्टर सिबलिंग्स और उसके कैरेक्टर की स्टोरीज को आपस में कनेक्ट किया जाए और सब मिलकर शार्क का सामना करें। डेली का रोल इस मूवी में काफी कम यूज होता है, जो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो शार्क्स एक्सपर्ट है। अगर सीक्वल बनता है तो उम्मीद है कि उसकी स्किल्स पर प्रॉपर वर्क होगा, क्योंकि हर बार नेली या डायनामाइट उन्हें नहीं बचा सकते। ये भी पॉसिबल है कि सीक्वल में नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जाएं ताकि स्टोरी फ्रेश लगे, क्योंकि सेम कैरेक्टर को बार बार सिचुएशन में देखना थोड़ा रिपीटेटिव हो सकता है। हो सकता है फ्यूचर में तीसरी फिल्म में भी पुराने नए कैरेक्टर सब मिलकर एक साथ हो जाएं और डेंजरस खतरे का सामना करें। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये मूवी फेमस शार्क फ्रेंचाइज शार्कनेडो जैसी है, लेकिन उनका लास्ट पार्ट 2018 में आया था, इसलिए नए शार्क्स बेस्ड मूवी के लिए जगह है। इस मूवी में टैलेंटेड एक्टर्स हैं और इंटरेस्टिंग आइडिया भी है। ये मूवी किसी और शार्क फिल्म के साथ क्रॉसओवर करे, जैसे अंडर पेरिस। उस मूवी में म्यूटेड शार्क्स थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।